हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात की थी, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आज हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। अब देखो, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, किसने इसको डिस्कवर किया और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज ये क्या था, एक साइंटिस्ट का नाम था व्हीटस्टोन, ठीक है। उसी ने क्या दिया था, एक प्रिंसिपल दिया था कि हम क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे रेजिस्टेंस है, इनको हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं। और उस अरेंजमेंट को फिर हम क्या करते हैं भाई, एक प्रॉपर रेशो के अंदर हम उसको हम दिखा देते हैं। और इसी को क्या किया था भाई, व्हीटस्टोन ने हमें बताया था, तो उसी के नाम पर फिर इसका नाम रख दिया गया है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, हम इसको बोल देते हैं। अब देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक अरेंजमेंट होती है रेजिस्टेंस की, जिसको हम एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करता है। और अब इसके अंदर देखो, जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम क्या होगा, फिर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम इसका डायग्राम बना देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो इस तरह से आएगा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 4 पॉइंट हम अपने एज्यूम कर लेते हैं, 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4। अब इनके बीच हम क्या लगा देते हैं, अपना रेजिस्टेंस लगा देते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, फिर इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस। तो हमने 4 रेजिस्टेंस यहां पर लगा दिए, 2 पॉइंट ए बी सी और डी, 4 रेजिस्टेंस हमने लगा दिए। अब ये किस तरह से बना हुआ है हमारे पास, एक स्क्वायर, या आप स्क्वायर की टाइप हम इसको बोल सकते हैं। तो इसके डायगोनल है AC और BD, इन डायगोनल के लोग हम इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो जो हमारे पास ये डायगोनल है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए प्रॉपर वे में। ये हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हो गए। अब जो इसके डायगोनल है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे भाई, कनेक्ट करेंगे। तो देखो, जो हमारे पास ये डायगोनल है AC, इसको हम क्या कर देंगे, एक सेल या फिर जो हमारे पास एक बैटरी होती है उससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे, एक सेल, और एक हमने इसके अंदर क्या लगा दी, की लगा देते हैं भाई, 1 वे की। यहां से इसको हमने लगा दिया पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल सेल का। अब जो सेकंड डायगोनल है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक गैलोमीटर लगाएंगे, गैलोमीटर G, और इसके अंदर भी हम क्या लगा दें, एक सेकंड की लगा दें, जिससे क्या होगा, गैलोमीटर के अंदर आपका करंट फ्लो करेगा इस तरह से, ठीक है। हमने किए भी क्या कर रखी है, ओपन कर रखी है। अगर आप अच्छे से इसको देख सकते हो, इस तरह से लगा देता हूं मैं, ठीक है। ओपन की है, इसका नाम हम क्या रख देते हैं, K1 रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमने K1 रख दी। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने रेजिस्टेंस माने हैं चारों, उनकी हम नेमिंग करते हैं। ये मैंने मान लिया P, ये Q, ये R और ये S। तो हमने 4 रेजिस्टेंस हमने मान लिए। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहां से हमारे पास करंट फ्लो करके जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहाँ पर डिवाइड होता है इन आर्म के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, एक जंक्शन बन जाता है, एक पॉइंट के ऊपर करंट डिवाइड होगा, और फिर क्या आएगा यहाँ पर, जब तक हम इसकी K1 को क्लोज नहीं करेंगे, करंट इस आर्म के अंदर आपका फ्लो नहीं करेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में जब हम की K1 को क्या करते हैं, क्लोज करेंगे, तो ये क्या होगा, बैलेंस्ड भी हो सकता है, वही अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। यानी आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये 2 कंडीशन के अंदर आएगा, एक अनबैलेंस्ड कंडीशन के अंदर आएगा और दूसरा क्या होगा, बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर आएगा। तो अगर हमें अनबैलेंस्ड मिलता है, तो हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वो चीज हम इसके बारे में बताएंगे। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होती है भाई। तो कौन कौन सी, जैसे हमारे पास मीटर ब्रिज है, ठीक है, वो, और एक जो आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है, उसके अंदर क्या किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है आपका। अब ये 2 कंडीशन के अंदर आपका आता है, आपका एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड कंडीशन के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अरेंजमेंट है किसका, 4 रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ
it is an arrangement of four resistance in which three are known and the fourth can be calculated ठीक है, can be calculated and these are connect to a battery and one way key along one diagonal and a galvanometer and सेकंड की या फिर गैलोमीटर की हम इसको बोल सकते हैं एंड गैलोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर की अलोंग सेकंड डायगोनल। सेकंड डायगोनल के लोग हम क्या करेंगे भाई, एक गैलोमीटर की हम लगा देंगे। तो यहां से देखो हमने क्या बताया, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस इन विच थ्री आर नोन, इसके अंदर तीन क्या होते हैं, नोन होते हैं एंड फोर्थ कैन बी कैलकुलेटेड, फोर्थ को हम कैलकुलेट करते हैं एंड दीज आर कनेक्ट टू ए बैटरी एंड वन वे की अलोंग वन डायगोनल के अलोंग हम इसको बैटरी और वन वे की से हमने कनेक्ट कर दिया एंड a galvanometer की along the second diagonal। ये हमने इसका बता दिया। अब ये बैलेंस कब होता है, ठीक है, तो ये चीज इसको रब कर देता हूं मैं। तो बैलेंस टू में कब आएगा, यहां पर लिख सकते हैं the bridge is balanced when P by Q is equal to R by S। यानी जो ब्रिज होगा ये बैलेंस तब होगा जब हमारे पास जो ये चार रेजिस्टेंस है P, Q, R और S, इनका रेशियो हमारे पास क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तब ये ब्रिज को हम क्या बोल देंगे, बैलेंस कंडीशन में हम बोल देंगे भाई। तो देखो मैंने इसकी दो कंडीशन आपको बताई है, एक बैलेंस्ड कंडीशन बताई है, एक बैलेंस्ड और एक क्या होगी, अनबैलेंस्ड। तो दो कंडीशन होती है इसकी। तो ये बैलेंस कब होगा, अब देखो नाम क्या इसका, ब्रिज यानी व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी ब्रिज क्या काम करता है भाई, अगर हमारे पास कोई भी हम एक रिवर मान लेते हैं, तो रिवर के हमारे पास दो किनारे होते हैं, ठीक है, दो बैंक्स होते हैं उसके, तो दोनों बैंकों को आपस में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अब वो ब्रिज आपका बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। तो देखो यहां से देखो बैलेंस और अनबैलेंस्ड आपका कैसे होगा, हमारे पास ए से सी के ऊपर जाने के कितने रास्ते भाई, हम टू वे से जा सकते हैं, ए बी सी और ए डी सी, हमारे पास टू वेज हैं ए से सी के ऊपर जाने के। तो बैलेंस कैसे होगा, अगर मैं कहता हूं मेरे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एक मैं ए से ये जाता हूं, सी पॉइंट है यहाँ पर, और एक मेरे पास ये पाथ है, यानी दो पाथ मैंने अज्यूम कर लिए, एक तो ए बी सी के लो और एक ए डी सी के लो। अगर मैं ब्रिज इसके बीच में ऐसे ब्रिज डाल देता हूं भाई, ये ठीक है, तो देखो दोनों साइड में ये जो डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं ए से सी और मैं ऐसे दो वेज मार देता हूं और मैं इसको ऐसे कर देता हूं, मैं ऐसे इस ब्रिज को मैं ऐसे डाल देता हूं, तो देखो यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा और यहाँ पर क्या है, कम है। यानी आप या फिर ये कर लो, इस साइड में जो डिस्टेंस हो कम और इस साइड में क्या है
ज्यादा है, तो ये क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा। यानी कि जैसे अगर आप मान लेते हो किसी रोड के ऊपर सीधे चल के जाते हो और वो आपका जो रोड है वो क्या है, आपका एक लेवल में नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर चलने में दिक्कत होगी, तो वो क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो इसी तरह ये है, अगर इनका रेशियो आपके पास इक्वल आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड। और बैलेंस्ड होते ही आपको कैसे पता लगेगा कि बैलेंस है, इस गैलोमीटर के अंदर जो करंट है वो आपका फ्लो करना बंद कर देगा, यानी आपकी जो गैलोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन शो आपका नहीं करेगा, तब जो आपका जो ये ब्रिज है क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। लेकिन जब तक ये गैलोमीटर आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा तब तक आपका जो ब्रिज है वो क्या रहेगा, अनबैलेंस्ड कंडीशन के अंदर रहेगा। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। जैसे आप ये मान लो, जैसे ये दो हमारे हाइट हैं, एक ऊपर एक नीचे है, अगर इसके ऊपर आपको चलना पड़े भाई, एक पैर इसके ऊपर रखे और एक पैर इसके ऊपर रखे, तो दोनों क्या है, सेम हाइट के ऊपर तो है नहीं, अलग अलग हाइट है, तो आपको चलने में क्या होगी, प्रॉब्लम, तो आप अनबैलेंस्ड फॉर्म में इसके ऊपर चलोगे। लेकिन अगर मैं दोनों की हाइट सेम कर देता हूं ऐसे और फिर आपको इसके ऊपर से चलना पड़े, तो आप क्या करोगे, आसानी से चल सकते हो, तो ये क्या आएगा, बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो ब्रिज का क्या काम होता है भाई, दो चीजों को जोड़ना होता है, तो ये बैलेंस, तो जो ये बी और डी ब्रांच है, यानी जो बी और डी आर्म है जिसके अंदर हमने गैलोमीटर लगाया हुआ है, यही क्या करेगा, इन चारों रेजिस्टेंस के लिए ब्रिज का काम करेगा। अगर ये हमारा इसके अंदर हमने गैलोमीटर लगा दिया करंट को मेजर करने के लिए, अगर ये गैलोमीटर जब तक डिफ्लेक्शन शो करेगा तब तक ये अनबैलेंस्ड रहेगा, ठीक है। लेकिन जब ये डिफ्लेक्शन शो करनी बंद कर देता है तो हमारा ब्रिज क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये इसने बताया है भाई, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, इसी को हमें क्या करना, प्रूफ करके दिखाना है कि ये किस तरह से आया, किस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मैंने आपको बताई थी भाई, एक तो मीटर ब्रिज के अंदर हम इसको यूज करते हैं, और दूसरा जो आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है उसके अंदर भी आपका ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये आपका यूज किया जाता है। अब देखो, चलिए हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव करेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना भाई, इसका प्रिंसिपल कि किस तरह से ये बैलेंस होगा। तो और सबसे जरूरी बात और मैं बता देता हूं इसको प्रूव करने से पहले, कि हमारे पास जो P और जो Q रेजिस्टेंस होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन रेजिस्टेंस होते हैं भाई, इसके अंदर नॉन, इनकी वैल्यू हमें पता होती है, नॉन रेजिस्टेंस। R आपके पास क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और जो S होता है आपका, वो होता है आपका अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। यानी जो S होता है ना, इसकी वैल्यू में क्या करनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है बाकी तीनों का यूज करके, ठीक है। फिलहाल तो हम इसके प्रूफ की तरफ चलेंगे, जो इसने बताया है कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, इस तरह से बैलेंसिंग फॉर्म के अंदर होगा। तो सबसे पहले हम इसकी बैलेंसिंग फॉर्म निकालेंगे, बाद में जो है कैलकुलेशन करने वाली बात है आपको ध्यान रखनी है, बाद में मैं इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से चलो भैया हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने केवीएल और केसीएल पढ़ा है, जो वीडियो हमने पहले डाली थी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और करंट लॉ, अगर उसको आपने इसे पढ़ा हुआ है तो ये आपका आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने केसीएल और केवीएल के बारे में नहीं पढ़ा तो इसको आपको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आएगी। तो इसके अंदर वही दोनों आपके रूल एप्लीकेबल होंगे भाई, किरचॉफ्स वाले। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट मान लेते भाई, आई करंट हमारा यहाँ से चला, आई करंट गया। अब इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, ना कोई रेजिस्टेंस है, ना कोई सेल है, ना कोई हमारा कैपेसिटर, कुछ भी नहीं है, तो सेम करंट जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ पर भी जाएगा आई करंट। अब देखो, जैसे ही हम ए पॉइंट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर क्या हमारा जंक्शन है, यानी यहाँ से दो डायरेक्शन आ गई, एक बी की तरफ और एक डी की तरफ, तो दोनों डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा। तो मान लेते हैं कि जो पी रेजिस्टेंस के अंदर करंट गया उसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, I1 मान ली भाई, ठीक है। और जो फिर हमारे पास डी की तरफ करंट आया तो वो कितना आएगा, आई में से I1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो किस में आएगा भाई, डी की तरफ आएगा हमारे पास हमारा करंट। क्योंकि अगर इस तरफ आपका आई चला गया तो बचा हुआ जो बच गया आई में से I1 अगर इस तरफ चला गया आपका, तो आई में से I1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो किसकी तरफ आएगा, डी की तरफ आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये डी के ऊपर हमारे पास करंट आ गया भाई, आर में से फ्लो करके।
अब बी पॉइंट के ऊपर ये जाएगा तो बी पॉइंट के ऊपर फिर हमारे पास जंक्शन आ गया भाई, और यहां से हमारे पास डी पॉइंट के ऊपर जंक्शन आ गया। तो जो हमारी ये आर्म है बी डी, इसके अंदर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करवाना है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करवाना है, वो आप कैसे करोगे? तो क्योंकि देखो डी से भी जा सकता है डी टू बी, और जो हमारा करंट है बी टू डी भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर कब आएगा और ये करंट कब फ्लो करेगा, इसकी को आप क्लोज करना मत भूलना भाई, ठीक है। इसके इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा आपका। अब जैसे ही आप इसकी K1 को भी क्लोज करोगे तो आपका जो करंट है वो B और D आर में भी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा आपका, ठीक है। अब देखो करंट B टू D फ्लो करेगा या D टू B फ्लो करेगा, वो आपने देखना है। तो देखो आपको पता है कि जो करंट होता है वो हमेशा क्या करता है भाई, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है आपका। जैसे ये सेल है, इसके अंदर भी जो करंट है, अगर हम इसको देखते हैं ऐसे एक रेजिस्टेंस के थ्रू, अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट आपका हमेशा क्या जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसके अंदर अगर बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा डी से, डी के कंपैरिजन में, तो आपका करंट फ्लो करेगा बी टू डी। लेकिन अगर आपका डी का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो आपका करंट फ्लो करेगा डी टू बी, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, अगर डी का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो डी टू बी जाएगा, और अगर बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो आपका बी टू डी जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि बी का पोटेंशियल आपका क्या है, ज्यादा है, तो करंट आपका क्या करेगा, बी टू डी फ्लो करेगा। तो बी टू डी हमने ये मान लिया भाई। अब देखो इसके अंदर क्या, कौन सा करंट फ्लो करेगा, गैलोमीटर है तो आई जी करंट मैंने मान लिया, गैलोमीटर करंट वो इसके अंदर आएगा बी टू डी। अब देखो यहां पर करंट हमारे पास कितना था, I1 में से आई जी इस तरफ आ गया तो सी की तरफ कितना जाएगा, I1 माइनस आई जी, ये करंट हमारा इस तरफ चला जाएगा भाई, सी के ऊपर आ जाएगा। अब देखो यहां से जो आई जी करंट वो नीचे की तरफ आ गया भाई हमारा फ्लो करके। अब इधर से कितना आ गया, I माइनस I1 इस डी पॉइंट के ऊपर आ गया। अब ये दोनों करंट इस डी पॉइंट के ऊपर आपके मिल जाते हैं, जंक्शन हमारा बन जाता है यहाँ पर, और दोनों क्या करते हैं, एस के अंदर फ्लो करके जाएंगे भाई। अब दोनों एडअप हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों इसके अंदर एंटर कर रहे हैं और लीव यहां से करेंगे, तो जितना एंटर करेगा उतना ही आपका लीव करेगा। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ पर जो टोटल करंट आएगा वो कितना हो जाएगा भाई, यहां से आया I माइनस I1 और यहां से प्लस कौन सा करंट आया भाई, IG। तो ये तीनों करंट, दोनों करंट मिलकर आपके कहां पर जाएंगे, सी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर ये करंट और ये करंट जब एड अप होंगे तो टोटल करंट आपका भाई I बन जाएगा इस तरह से। तो जितना करंट आपका यहां से चला है उतना ही करंट इसके अंदर फ्लो करके वापस नेगेटिव पॉइंट के ऊपर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपने समझनी है, ये चीज आप तब समझोगे जब आप क्या करोगे, केसीएल और केवीएल को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, उसको आपने किया होगा। तो अब देखो इसके अंदर हम इसको क्या करते हैं भाई, प्रूफ दिखाते हैं इसका कि किस तरह से इसका प्रूफ आएगा। अब देखो सबसे पहले हमने केवीएल के अंदर क्या किया था, लूप लिया था भाई, ठीक है। तो लूप हम इसके अंदर लेंगे, यानी करंट को हमने दिखा दिया, केसीएल का यूज करके, किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करके करंट अलग अलग डायरेक्शन में हमने दिखा दिया, और इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं केसीएल का यूज करके। अब बात आती है हमारे पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की, कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आप इसके अंदर किस तरह से लगाओगे भाई। तो देखो सबसे पहले हम लूप करते हैं। तो देखो एक लूप हमारे पास क्या है, ए बी डी ए, एक लूप तो हमारे पास ये बन गया। दूसरा बी सी डी बी, यानी आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी अज्यूम कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हो कैसे भी। तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे क्लॉकवाइज लेता हूँ, और इसको भी क्या लेता हूँ, ऐसे क्लॉकवाइज लेता हूँ भाई, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट लूप है, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड लूप है। तो दोनों लूप को हम क्लॉकवाइज लेंगे। तो सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूँ, यानी कि यानी अप्लाई, यहां पर हम कर देते हैं अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर लूप, कौन सा भाई, ए बी डी ए, ए बी डी ए बी डी हम निकाले लिए, एक लूप ले लिया, यानी ए से स्टार्ट करें, बी पे जाएंगे, फिर डी पे आएंगे, और फिर वापस ए के ऊपर चले जाएंगे। अब आपने इस लूप को लगाते टाइम डायरेक्शन या फिर जो साइन कन्वेंशन थे उनका आपने ध्यान रखना है। अगर आपने साइन कन्वेंशन गलत लगा दिया तो आपका लूप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई यहाँ से। तो देखो पहले हम गए ए से बी हमारे पास रेजिस्टेंस है पी, यानी कि हम केवीएल के अंदर हम क्या करते हैं,
वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, और वोल्टेज किसके इक्वल आती है भाई, V इक्वल टू IR होती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो V इक्वल टू IR का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में मैंने आपको डायरेक्शन और साइन कन्वेंशन कल बताए थे पिछली वीडियो में जब हमने केवीएल को किया था भाई। तो यहां से देखो ए से बी जाएंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा है, P, यानी वैल्यू आपकी रेजिस्टेंस की P, और यहाँ करंट कितना जा रहा है, I1। और करंट कैसे जा रहा है, A टू B, और हम भी किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं भाई, A टू B, यानी दोनों की सेम डायरेक्शन हो गई। तो सेम डायरेक्शन के लिए जो रेजिस्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल आता है वो आपका क्या आता है, IR। तो करंट हो गया आपका I1 और R हो गया P, और कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। फिर हम बी के ऊपर चले गए भाई। अब देखो बी के अंदर जो ये कैपिटल जी है ये गैलोमीटर को भी डिनोट कर रहा है, और जो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है उसको भी ये क्या करेगा, डिनोट करेगा भाई। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी इसके अंदर। तो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी है, तो गैलोमीटर के अंदर करंट आ रहा है IG, और हम जा रहे हैं B टू D, और करंट भी आपका B टू D फ्लो कर रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन आपकी क्या होगी, सेम होगी। डायरेक्शन सेम होगी तो आप कैसा साइन लगाओगे, पॉजिटिव। और इसके अंदर जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस IR, करंट कितना IG, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल G। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, IG इंटू में G, ये हो गया आपका। फिर हम आ गए भाई इस D पॉइंट के ऊपर। अब इस D पॉइंट से हमें जाना A पॉइंट के ऊपर, लेकिन आपका करंट फ्लो कर रहा है A टू D, और हमें जाना है D टू A, यानी डायरेक्शन हमारी क्या है, अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। अब रेजिस्टेंस आपका R, तो करंट आ रहा है इसके अंदर I माइनस I1, तो क्या हो जाएगा, I माइनस I1 इंटू में R इज इक्वल टू 0। क्योंकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या आया था कि जो सम होता था चेंज इन वोल्टेज वो किसके इक्वल आता था, 0 के इक्वल। तो यहाँ पर हमने इसको किसके इक्वल दिखा दिया, 0 के इक्वल दिखा दिया भाई। तो यहाँ से इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम अपनी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम केवीएल अप्लाई करते हैं भाई सेकंड लूप के लिए। तो यहाँ पर हम करेंगे फॉर लूप। अब की बार कौन सा लूप लेंगे भैया, बी सी डी बी। तो हमने लूप ले लिया बी सी डी बी, तो ये लूप हमने एज्यूम कर लिया। अब इसके अंदर केवीएल हम अप्लाई करेंगे। तो बी से चले भाई सी की तरफ, बी से सी की तरफ जाएंगे तो करंट भी बी टू सी फ्लो कर रहा है हमारा, तो डायरेक्शन हमारी सेम है, और रेजिस्टेंस है क्या, और करंट आपका I1 माइनस IG। तो इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल आएगा आपका, I इंटू में R। अब R यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आपकी, क्या है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस I1 माइनस IG इंटू में आपका क्या हो जाएगा भाई, क्या। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर आप यहाँ पर सी के ऊपर चले गए, तो सी के ऊपर गए तो फिर आए डी के ऊपर गई, लेकिन करंट आपका डी टू सी जा रहा है और हम मूव करें सी टू डी। दोनों डायरेक्शन आपकी क्या होगी, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप क्या लगाओगे, नेगेटिव का साइन। तो यहाँ पर देखो आपका जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, एस रेजिस्टेंस है भाई इसका। तो यहाँ पर करंट जा रहा है आई माइनस I1 प्लस IG, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो करंट इंटू में रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे I माइनस I1 और प्लस IG इंटू में क्या होगा S। ये होगा भाई आपका यहाँ से। अब चले हम D से B भाई। अब देखो करंट आपका फ्लो कर रहा है B टू D, और फिर हम चल रहे हैं D टू B, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप क्या लगाओगे, नेगेटिव साइन। नेगेटिव का साइन लगा दिया तो इसके अंदर करंट कितना है IG, और इसके अंदर आपका क्या रहा भाई, कैपिटल G। तो IG इंटू में G इज इक्वल टू 0, ये होगा। और हम बी के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो यहां से हम इसको एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो भाई ये दो इक्वेशन तो हमने लूप के अंदर हमने केवीएल तो अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब लूप के अंदर जैसे हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो इसको हमें क्या दिखाना है, बैलेंस कंडीशन के अंदर दिखाना है। यानी कोई भी जो चीज है वो अनबैलेंस कंडीशन में कितनी देर रहती है भाई, कोई भी चीज और कोई भी प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं तो लास्ट में क्या आती है, बैलेंस कंडीशन के अंदर आएगी। तो आपका जो ब्रिज है वो कब बैलेंस होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर बी और डी के बीच में गैलोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये बैलेंस हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं द ब्रिज इज बैलेंस्ड, द ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन, कब, कि जो पोटेंशियल है बी पॉइंट का इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी पॉइंट।
यानी अगर बी पॉइंट और सी पॉइंट दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, तो जब दो आपके पास टर्मिनल है और दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा तो उनके बीच में करंट का फ्लो करेगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि करंट आपका फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन जब दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो करंट कब कहां फ्लो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस। यानी बैलेंस होगा तो जो करंट होगा Ig की वैल्यू, यानी जो गैलोमीटर करंट होगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, तो देन यहां पर हम लिख सकते हैं देन Ig इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या होगा, गैलोमीटर करंट आपका 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो ये गैलोमीटर करंट है आपका Ig, अगर ये वैल्यू 0 हम इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं तो आपकी नई इक्वेशन क्या हो जाएंगी, यानी पुट Ig इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं भाई, Ig की जो वैल्यू है 0 वो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, यानी हमें क्या दिखाना है, बैलेंस कंडीशन के अंदर दिखाना है। तो बैलेंस कंडीशन में कब आएगा, जब P बाई Q इक्वल टू R बाई S आ जाएगा, तो उसी को निकालने का हम ये सारा प्रूव कर रहे हैं भाई। तो सबसे पहले अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देन फर्स्ट इक्वेशन में अगर Ig की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा भाई आपके पास I1P प्लस में Ig की वैल्यू 0 इनटू में क्या हो जाएगा आपका कैपिटल G माइनस I माइनस I1 इनटू में R इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, I1P माइनस I माइनस I1 इनटू में R इज इक्वल टू 0। यह आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई भाई, या फिर इज इक्वल टू 0, और इसको मैं ऐसे कर सकता हूं I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इनटू में R। हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई हुई, यानी P को एक तरफ कर लिया, R को एक तरफ कर लिया हमने, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। यानी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने जो Ig था इसकी वैल्यू क्या कर दी, 0 हमने पुट कर दी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर इसको मैं यहां से रोल कर देता हूं भाई, फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास कोई काम नहीं बचा, तो अब हम पुट करेंगे Ig की वैल्यू 0 किसके अंदर, सेकंड इक्वेशन के अंदर भाई। तो सेकंड इक्वेशन में जब हम इसको पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो इस क्या को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा, यानी नाउ क्या को अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा I1 इनटू में Q माइनस Ig इनटू में Q, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फिर माइनस का साइन, S को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो S के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस I इनटू में S प्लस I1 इनटू में S और माइनस Ig इनटू में S, ठीक है, और माइनस Ig इनटू में G इज इक्वल टू 0। ये आ गया भाई मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, Ig की वैल्यू 0 पुट कर दो। Ig की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक तो आपके पास ये टर्म कैंसिल हो जाएगी भाई, ठीक है, एक आपके पास ये टर्म 0 हो जाएगी और एक आपके पास ये टर्म 0 हो जाएगी, तो तीन टर्म आपकी 0 हो गई, ठीक है। तो आपके पास कौन सी टर्म बची भाई, यहां से बची I1 Q और माइनस IS और प्लस I1S इज इक्वल टू 0। आपके पास ये बची, तो अभी सेकंड इक्वेशन को भी हम रब कर देते हैं क्योंकि हमने देख लिया यहां से। आप देखो दोनों के अंदर आपकी क्या है, S है भाई, हम ये रेजिस्टेंस है, तो इसमें से अगर मैं S कॉमन ले लेता हूं तो I1 क्या हो माइनस, यहां से मैंने ले लिया I माइनस I1 इनटू में S इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये बच जाता है। अब यहां से इसको मैं उस तरफ ले जाता हूं तो क्या होगा भाई, I1 Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इनटू में S। हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई, यानी सिंपली हमने क्या किया था, दो लूप लिए, दोनों लूप के ऊपर हमने केवीएल अप्लाई किया, वहां से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। फिर हमने ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में दिखा दिया तो Ig की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो Ig की वैल्यू 0 फिर हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, और फिर फर्स्ट और इक्वेशन के अंदर हमने नई इक्वेशन बनाएंगे थर्ड और फोर्थ। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या लेके आना भाई, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, यानी जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है, यानी ये P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, ये इसकी बैलेंस फॉर्म होती है।
तो इस बैलेंस्ड फॉर्म को बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अगर मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो अब हम यहाँ पर आएंगे डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4। तो इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है भाई, I1P, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को डिवाइड करेंगे और यहाँ पर क्या है I1Q इज इक्वल टू, इस साइड में आया है I माइनस I1 इंटू में R डिवाइड बाई, यहाँ पर आ गया आपके पास I माइनस I1 इंटू में S। ठीक है, तो आपके जो दोनों है भाई, I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा भैया आपके पास P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो ये यही हमने क्या किया था भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज ने यही बताया था कि आपका ब्रिज बैलेंस होगा तो आपका जो रेजिस्टेंस का रेशो है वो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S होएगा। और यहाँ से हमने इसको क्या करके दिखा दिया, प्रूव करके दिखा दिया भाई, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। अब मैंने आपको बता दिया कि जो P और जो Q है वो आपके क्या है, दोनों नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, इनकी वैल्यू में नॉन होती है पहले से। ठीक है, और जो R होता है आपका वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और S होता है आपका अननोन रेजिस्टेंस। यानी इसकी जगह हम रेजिस्टेंस की जगह कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। आगे जब इसकी एप्लीकेशन आएगी मीटर ब्रिज की तब आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये अननोन होता है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो R को वेरी करवा सकते हैं, यानी R के रेजिस्टेंस को कम कर देंगे ताकि जो हमारा ये रेशो है P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S क्या रहे आपका, सेम रहे। और अगर S की वैल्यू आपके पास कम है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि आपका जो रेशो P बाई Q वो बैलेंस कंडीशन के अंदर आपका रहे। तो ये आपका क्या था भाई, मीटर यानी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल था। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आप देखो अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि इसके अंदर की के है और एक की K1 है, दो की हमने यूज की है, तो सबसे पहले आप किस की को क्लोज करोगे, तो पहले हम किस की को क्लोज करेंगे, इस जो ये सर्किट वाले की है के, इसको पहले क्लोज करेंगे और फिर बाद में हम इस की K1 को क्लोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर पहले अगर हम K1 को क्लोज कर देते हैं और इसको ओपन छोड़ देते हैं तो इसके अंदर करंट कहां से जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि सेल तो हमारा कनेक्ट ही नहीं हुआ इसके अंदर। तो पहले हम इसकी इसकी के को क्लोज करेंगे और फिर बाद में की K1 को क्लोज करेंगे। और इसका जो रीजन है आपको किसको हम पहले और बाद में क्यों क्लोज करते हैं, तो इसका रीजन आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, ठीक है, उसके अंदर आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि क्यों हम इस मेन की को पहले क्लोज करते हैं और फिर इस बाद में इसकी K1 को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला आएगा। तो ये हमारे पास क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल था। अब इसके अंदर देखो कि जो रेजिस्टेंस होते हैं वो बैलेंस किस कंडीशन में आते हैं, ये बैलेंस फॉर्म में कब होगा और अनबैलेंस फॉर्म में कब होगा। सिंपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ इसका कि हम इसको बैलेंस कब बताएंगे। तो जैसे देखो इसका डायग्राम मैं दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये 4 पॉइंट हम जूम कर लेते हैं। कुछ बच्चों को डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। इसका पहले से 4 पॉइंट जूम कर लो और फिर उनको क्या कर दो भैया, मिला दो आपस में, एक दूसरे से कनेक्ट कर दो। ये हमने मान लिया। अब देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको मान लेता हूँ 2 ओम रेजिस्टेंस, इसको मैं मान लेता हूँ 4 ओम रेजिस्टेंस, इसको मैं मान लेता हूँ 8 ओम रेजिस्टेंस और इसको मैं मान लेता हूँ 16 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, और इनको हम क्या कर देते हैं, यहां से कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है तो आप क्या बताओगे, देखो ये P की जगह है, ये Q की जगह है, ये R है और ये क्या है S। तो P बाई Q इक्वल टू R बाई S करो, तो P बाई Q आपका क्या हो जाएगा भाई, P बाई Q हो जाएगा 2/4 और इज इक्वल टू R बाई S यानी 8/16, यानी दोनों का जो रेशियो आएगा आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों का रेशियो आपके पास इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर आया आपका। ठीक है, और देखो एक जो ये डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये तो हमने सिंपल डायग्राम बनाया, लेकिन इसका दूसरा डायग्राम भी आ सकता है भाई आपके पास, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करते हो तो आपके पास ये डायग्राम भी मिलता है, इसके अलावा एक दूसरा डायग्राम भी होता है। तो कैसे आएगा, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, इसका डायग्राम आपको बना के अभी समझाता हूँ। एक ये डायग्राम है,
आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इस चीज को कि आप किस तरह से इसको करोगे भाई। इस तरह से आपका डायग्राम आता है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ भाई, ए और ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका ए बी, ए डी होगा डी, और ये होगा आपका डी और डी के बीच में ए बी, और ये हो जाएगा भाई आपका सी। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, 4 पॉइंट हमने बता दिए। अब देखो इसमें कैसे होगा। सबसे पहले देखो यहां से ए और डी के बीच में आपका एक रेजिस्टेंस है, तो यहां पर हमने ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, फिर यहां से हमारा ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, तो ए और बी के बीच में भी हमने ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया ए और बी पॉइंट के बीच में। फिर हमारा बी और सी के बीच में है, तो बी और सी के बीच में हमारा ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया भाई हमने, सॉरी ये कनेक्ट कर दिया हमने, ये कनेक्ट है बी और सी के बीच में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, सी और डी के बीच में, तो सी और डी के बीच में हमारा ये रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। तो आपका ये डायग्राम भी क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है। तो इसके अंदर अगर हम नेमिंग देते हैं तो ये आपका पी हो जाता है। ठीक है, और ए और डी के बीच का हो जाता है भाई आपका आर, और बी और डी के बीच का हो जाता है भाई आपका ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा आपका सी और डी के बीच का एस, और ये हो जाएगा क्या हो। तो ये आपके रेजिस्टेंस बन जाते हैं। ठीक है, कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस पी, ए और डी के बीच का रेजिस्टेंस आर, सी और डी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो एस, और बी और सी के बीच का क्या हो। और जो ये बीच में बचा हमारे पास ये रेजिस्टेंस, ये आपका क्या होता है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस होता है। जब हम इस ये बैलेंस कंडीशन के अंदर होता है तो ये रेजिस्टेंस इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता, तो ये क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। तो सिर्फ हमारे पास 4 रेजिस्टेंस बचते हैं, पी, क्यू, आर और एस, यानी इस जी को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये डायग्राम भी आपका आता है जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, कैसे उसको अंडरस्टैंड करोगे, कैसे उसका प्रूफ निकालोगे, कहाँ पर ये यूज होता है, और कैसे इसके अंदर केसीएल और केवीएल आप अप्लाई करते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा भी आपको लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो थैंक यू आप सभी का, और लास्ट में वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। थैंक यू।